नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 12 बज चुके हैं और 12 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी जीएस की क्लास का होता है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एसएससी जीडी में आए हुए उन क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनकी यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से हम पता करते हैं कि वास्तव में एसएससी जीडी का लेवल क्या है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक हम जो हैं 15 सेट कर चुके हैं, और जो अगर आपने वो 15 सेट नहीं देखे हैं और आप उन प्लेलिस्ट पे जाके, यानी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन 15 सेट को देख सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो 16वां सेट है, और ये 16वां सेट जो है, ये डेट मैं बता देता हूँ, ये भी आपका 20 फरवरी 2024 को आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम जो करा रहे हैं वो आपका 4th शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। यानी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2024 जो इसी साल हुआ है, उसकी 4th शिफ्ट का हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो जल्दी से जितने साथी हैं मेरे साथ में जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद में इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद में फिर से हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद लास्ट 20 क्वेश्चन ना कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके फिर देखेंगे कि हम में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, और कितना हमने सीखा है, और कितना हमें आता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और वो कहता है ये कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। ए कहता है कि विनियमन, यानी किसके परिणाम स्वरूप हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ। ए है आपका विनियमन अधिनियम के अनुरूप, बी यहाँ पे सी आ गया, ये बी है आपका रॉलेट एक्ट, सी कहता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, और डी कहता है भारत सरकार अधिनियम। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस कारण से हुआ था। तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो यहां पे आपको मालूम है कि इसका आंसर, तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। और ये रॉलेट एक्ट जो आया था ये कब आया था, ये 1919 में आया था। ठीक है, कब आया था, 1919 में हुआ था, 1919 में इसको पारित किया गया था। इसमें था क्या कि बिना मुकदमे के जो राजद्रोह के संदेह वाले व्यक्ति होंगे उनको कैद कर लिया जाएगा, यानी बिना मुकदमे के यहाँ पे उनको कैद कर लिया जाएगा, राजद्रोह का उन पर केस चलेगा। तो यहाँ पर ये था आपका रॉलेट एक्ट में, जिसे काला कानून बोला गया, और इस काले कानून के विरोध में जलियांवाले बाग में यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और इसके बाद में जनरल डायर आते हैं, और जनरल डायर यहाँ पे गोली मारने का आदेश देते हैं। कई सारे लोग इसमें मर जाते हैं, और कई सारे लोग यहाँ पे कुएं में, जो कुआं होता था उसमें पूरा कुआं भर जाता है। भाई हर्ष वर्मा, हाँ जी बिल्कुल, रॉयल बिल्कुल सही है। विशाल चौहान 1919 बिल्कुल, काला कानून जिसे कहा जाता है। राधे राधे भाई हर्ष वर्मा। तो यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो इसकी डेट अगर आपसे कई बार पूछी भी गई है, वो है आपकी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और यहाँ पे आप ये भी याद रखना कि उस टाइम पे जो वायसराय थे, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो वो थे आपके चेम्सफोर्ड। क्या नाम था उनका, चेम्सफोर्ड। ठीक है, दूसरा ये इनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि को लौटा दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नाइटहुड की जो उपाधि थी इसको वापस कर दिया था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, यानी एशिया के पहले व्यक्ति बने थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसके बाद इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स की जो उपाधि थी नाइटहुड, जिसके जिसके वजह से सर, आपका जो नाम होता है ना, नाम के आगे सर लगाया जाता है, तो वो सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, वो लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा गांधी जी ने भी कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में आपका जो भी डिस्कस करने वाली चीजें थी वो मैंने यहाँ बता दी। अब पढ़ते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो, यानी राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अगर वो नहीं है तो क्या होगा, उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। क्या क्यों नहीं होती है, इधर उधर भटकना पड़ता है क्लास। भाई कुछ कभी कभी ना तबीयत भी खराब हो जाती है, तबीयत नाम की भी चीज होती है कुछ।
जब ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो तबीयत भी मना कर देती है कि भाई आप मत रो। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रदीप यादव यूपी देवरिया, भाई प्रदीप यादव कुछ लिखा था फिर हटा दिया, डिलीट कर दिया। सेकंड का आंसर आ चुका है हर्ष वर्मा का बी आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि जब राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित हों, उनका पद रिक्त हो, तो उनके कर्तव्यों का जो पालन करेगा वो कौन होगा? वो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होगा या राज्यसभा का उपसभापति होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान में सभापति कौन है और वर्तमान में उपसभापति कौन है, तो जल्दी से आंसर दो। अफन लवर, जय हिंद। तो यहां पे आपको आंसर बताना है कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं, ठीक है, और उपसभापति कौन हैं। सभापति तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन हाँ उपसभापति के बारे में कभी कभी रहेगा कि हाँ, क्योंकि ये सामने आते नहीं है, इनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। क्योंकि राज्यसभा सभापति तो सभी जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति होता है, लेकिन उपसभापति कौन है? जगदीप धनखड़ की बात करेंगे तो वो तो सभापति हैं, चलो ठीक है मैंने ही बता दिया। जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का सभापति होता है। और वो 14वें उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। और आपसे राज्यसभा के उपसभापति की बात करेंगे तो ये कौन है, ये आपको बताना है। और जब तक बताइए मैं आगे क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है? थर्ड कहता है सभापति हैं जगदीप धनखड़। बिल्कुल अफन लवर, सभापति तो हैं जगदीप धनखड़ जो कि आपके उपराष्ट्रपति भी हैं, लेकिन मैंने पूछा कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है? शिवा राजपूत का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर डी। किसका? इसका, अच्छा इसका आया होगा। गुड आफ्टरनून गीता सागर, हर्ष वर्मा थर्ड का डी। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसकी समय अवधि अब से पूछी जा रही है। ऑप्शन आपके सामने 8 से 13, 9 से 14, 10 से 15 और 7 से 12। तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए 11th जो पंचवर्षीय योजना आई थी ये कब आई थी? 2007 में। और ये कब तक चली थी? 2012 तक चली थी। ये आपकी 11 थी। और अगर पूछा जाए कि टोटल कितनी है तो टोटल पंचवर्षीय कितना बनी? तो वो 12 बनी, ठीक है। टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी रही है? वो 12 रही हैं। तो टोटल अगर 12 है तो पहली कब आई थी? तो पहली आई थी 1951 में। 1951 से 1956 तक रही थी। अब इन पंचवर्षीय योजनाओं को कोई बनाने वाला भी होगा, तो बनाता कौन था? वो बनाना था योजना आयोग। और योजना आयोग जो है इसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। और इसकी जगह पे क्या आया? उसकी जगह पे आया नीति आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग जो खत्म किया गया, जो पंचवर्षीय योजना बनाता था, उसकी जगह पे आज नीति आयोग काम कर रहा है। और नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक है। लेकिन इसके भी अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो भी कौन होते हैं? वो भी आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। चित्रांशी चौहान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग ही ठीक है। हाँ जी, 1951 से 1956 तक। ब्राह्मण राधे कृष्णा भाई, सत्येंद्र यादव 2015 में, हाँ 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग यहाँ पे आया था। नीति आयोग आने के बाद में आपके उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे अगर प्रधानमंत्री पूछे जाएं तो वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ कहता है बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया और ये करता क्या था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम, इसमें क्या होता था? ये भारत की जो बैंकिंग फर्म्स जो होती हैं, जितनी भी बैंकिंग की फर्म होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। क्या करता है? अधिनियम के अकॉर्डिंग हम उस एक्ट के थ्रू क्या करते हैं? भारत के सभी बैंकों को कंट्रोल करते हैं, सभी बैंकिंग फर्म को कंट्रोल करते हैं। तो वो अब आया कब तक ये पूछा जा रहा है। आंसर आ चुका है ब्राह्मण का 1949, चित्रांशी का ए, सपना सरोज बी और शिवा राजपूत का ए आंसर। तो जो लोग ए बी सी कह रहे हैं उनमें बता दूं आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी 1949। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो आया था वो 1949 में पारित किया गया था। तो भारत के सभी बैंक इसके अंडर में काम करते हैं, ये सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। और ये कब लागू हुआ था? ये 16 मार्च को लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 16 मार्च 1949 को ये लागू किया गया।
अब आपसे ये पूछा जाए कि इसी टाइम पे यानी 1949 की बात आती है तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन भी हुआ था। इसी टाइम पे आपका क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। आरबीआई जो बनी थी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आपका कहते हैं सेंट्रल बैंक कहते हैं भारत की, तो वो केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, जिसको नेशनलाइज किया गया यानी राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। और आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लाइसेंस देता है। तो लाइसेंस देने की शक्ति किसकी वजह से आती है, वो विनियमन अधिनियम यानी इस एक्ट के थ्रू आती है कि जो हम आरबीआई बैंकों को जो लाइसेंस देता है कि आप ठीक है अपना बैंक चलाओ, उसका लाइसेंस देने का अधिकार कौन देता है, वो शक्ति आती है इसके अधिनियम की वजह से, इस एक्ट की वजह से। यानी उसका बैकअप कौन है, ये 5049 में कंफ्यूज लोग, इतने कंफ्यूज मैसेज भी डिलीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से आगा खां कब का संबंध किस खेल से है, इनमें से आगा खां का संबंध जो है वो कौन से खेल से है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ए कह रहा है भाई कबड्डी से है, बी कह रहा है क्रिकेट से है, सी कह रहा है रग्बी से, और डी कहता है हॉकी से। तो यहां पे आपको आंसर बताना है, तो कौन सा आंसर होगा, सत्येंद्र यादव, शिवा राजपूत, सभी का आ रहा है हॉकी हॉकी हॉकी, सभी का आंसर आ रहा है। प्रदीप यादव का भी आंसर हॉकी है, तो बिल्कुल सही आंसर है हॉकी होगा। कि निम्नलिखित में से आगा खां का जो संबंध है वो क्या है, हॉकी है, हॉकी से संबंध है। अगर मैं यहां पे बात करूं आगा खां कप का एक नाम और भी है, तो आगा खां का कप जो था उसका अदर नेम आपसे अगर पूछा जाए तो अदर नेम है बेटन कप। क्या है उसका नाम, वेयटन कप। तो बेयटन कप के बारे में अगर पूछा जाए, ये भी किससे संबंधित है, ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अजलान शाह कप होता है, एक होता है आपका सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी किससे संबंधित है, ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। और आपसे अगर पूछा जाए वो है ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी आप तो सभी जानते होंगे, ध्यानचंद जो है क्या है, ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर बोले जाते थे वो ध्यानचंद ही थे, और उन्हीं के नाम से एक ट्रॉफी है जिसका नाम क्या है, ध्यानचंद ट्रॉफी। और आपको मालूम होना चाहिए खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसे खेल रत्न के नाम से जानते हैं, वो भी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, हाँ, मैजिशियन ऑफ हॉकी, लॉकी हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6, और 6 क्या कहता है कि भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। यहां पे किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है, और इसकी बात करेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग बताएंगे भाई, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अब 2011 बोलो या फिर वैसे भी अगर नॉर्मली जनरल वे में बात करेंगे 2024 बोल लो, तब भी आपका आंसर वही होने वाला है। ए है आपका जैन धर्म, बी आपका हिंदू धर्म, सी है मुस्लिम धर्म, और डी है आपका ईसाई धर्म। तो कौन सा आंसर होगा, सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर। चित्रांशी, सपना, सत्येंद्र यादव, हर्ष वर्मा, गीता सागर, ब्राह्मण, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो लॉग बिल्कुल सही आंसर है। किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है भारत में, वो है आपकी हिंदू की। अगर मैं सेंसस 2011 की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपके लगभग कितने हिंदू थे, यानी 97 करोड़ जनसंख्या उस टाइम पे थी। कितनी थी, 97 करोड़। और आपसे पूछा जाए कि ये कितना परसेंटेज है, ये कुल जनसंख्या हमारी 121 करोड़ थी, उसके अकॉर्डिंग 79.8% रहा। यानी पूरी जनसंख्या 2011 की 121 करोड़, और 121 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि हिंदू धर्म का परसेंटेज क्या है, तो वो 79.8% है। हिंदू में यादव हैं सर, भाई हिंदू में सब हैं, केवल यादव कैसे बोल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करोगे, निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता था, यानी किसे स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया जिसे कभी डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता था, उससे सम्मानित किया गया है। यानी इनमें से किसको स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है, और ये किस लिए दिया गया, क्योंकि इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर काम किया, जलवायु से रिलेटेड चीजों पर काम किया, और इसी वजह से इन्हें क्या बोल दिया गया है, वो दिया गया आपका स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे हम क्या कहते हैं, डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये भारतीय मूल की जोयता गुप्ता, क्या नाम है उनका, भारतीय मूल की जोयता गुप्ता को दिया गया, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर थी, किसकी, एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी है उसकी, ये क्या थी, प्रोफेसर हैं, और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर काम करने की वजह से इन्हें क्या दिया गया है, इन्हें स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया, जिसे हम डच का नोबेल पुरस्कार जानते हैं। और सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, एम गौरवी रेड्डी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अब देखो एक चीज याद रखना कि 2011 इतना इंपॉर्टेंट है कि एक ही पेपर है, यानी 20 फरवरी 2024 का पेपर है, 4 शिफ्ट का है। और दूसरा क्वेश्चन आपका सेंसस 2011 से पूछा गया है। तो सेंसस 2011 कितना इंपॉर्टेंट है आप देखो, भले ही 2024 की हुई नहीं। अंशुमान यादव, इतना क्या सोचना भाई। सिक्किम, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आंसर आपका आ चुका है कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका सिक्किम। और पूछा जाए कितना है, तो लगभग यहाँ की जो जनसंख्या है वो 6,07,000 है। ठीक है, अब अगर इससे आगे का मुझे आइडिया नहीं है, अगर हो सके तो लगभग चेक कर लेना, 6,07,688 इसकी जनसंख्या है। और आपसे पूछा जाए कौन सी यूटी है, यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो लक्षद्वीप है जो सबसे कम आबादी वाली यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए तो सिक्किम, और अगर आपसे यूटी के बारे में पूछा जाए तो लक्षद्वीप। और यहां पे अगर मैं पूछूं कि सबसे कम पॉपुलेशन वाला, तो ये हो गया, सबसे कम एरिया वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। लेकिन सबसे कम एरिया वाला यूटी कौन सा है, वो तो लक्षद्वीप ही है। चाहे आप जनसंख्या की बात कर लो, चाहे एरिया की बात कर लो, दोनों का आंसर आपका क्या होगा, लक्षद्वीप होगा यूटी में। जब हम बस की बात करेंगे जनसंख्या की तो सिक्किम हो जाएगा, एरिया की बात करेंगे तो गोवा हो जाएगा। ठीक है जी, ब्राह्मण, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गोवा गोवा ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। रीना यादव गुड आफ्टरनून, शिवा राजपूत का आंसर आ भी गया है 9th का बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, यानी डीपीएसपी से है। तो इनमें से किसका है, तो भाग फर्स्ट, यानी ए दिया है आपका सेकंड, भाग 4, भाग थर्ड, भाग फर्स्ट। तो सबको पता है कि नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करेंगे, यानी डीपीएसपी की मैं बात करूं तो डीपीएसपी किस में है, यह है आपका भाग 4th में। और भाग 4th में है, तो अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, जहां से मूल अधिकार खत्म होते हैं। तो मूल अधिकार के बाद, यानी मूल अधिकार किसमें होंगे, तो इसका मतलब मूल अधिकार जो है यानी फंडामेंटल राइट है, वो आपके फंडामेंटल राइट भाग 3rd में है। और भाग 3rd के बाद भाग 4th स्टार्ट होता है। 4th में आपकी डीपीएसपी आ जाती है, और डीपीएसपी स्टार्ट होती है 36 से 51 तक। तो आर्टिकल 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी रहता है, नीति निर्देशक तत्व रहते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए, तो वो कहां से लिए, जल्दी से आंसर दो कि नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। आंसर क्या होगा, सभी का आंसर आ रहा है बी, भाग 4। भाग सपना सरोज ने दिया है, मैं, अच्छा वो किसी और से कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से या किस देश से लिया गया है। आंसर बताइए क्या होगा। तब तक हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 कहता है आपसे आयरलैंड आ चुका है, बिल्कुल सबसे पहले आंसर दिया है सत्येंद्र यादव ने, आयरलैंड। चित्रांशी चौहान का भी आंसर सही है, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, यानी आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, यानी दोनों खिलाड़ी जो हैं 3-3 पर बराबर हैं, ठीक है, अर्थात इसका स्कोर कितना है 40-40, तो 40-40 है, तब इसे क्या कहा जाएगा। ए कहता है भाई रेटल कहा जाएगा, ड्यूस कहा जाएगा, इक्वल कहा जाएगा, या फिर बैक कहा जाएगा। तो आंसर क्या होगा, और आंसर आ रहा है अंशुमान यादव का ऑप्शन नंबर बी, रीमा यादव का ऑप्शन नंबर बी, हर्ष वर्मा भी बता रहे हैं बी, सपना सरोज, शिवा राजपूत, सभी का आ रहा है बी। तो जो लोग बी के साथ हैं ब्राह्मण भाई, ए आंसर आपका गलत हो जाएगा, आंसर होगा ड्यूस। तो आपने अगर टेनिस का खेल देखा होगा, टेनिस का एक स्कोर होता है ना, विशेष स्पेशल स्कोर इसे बोला जाता है। जब कोई खिलाड़ी, ये क्या होता है बता तो रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल लगा दिया हर्ष वर्मा। मैंने बोला कि आपके 3-3 पॉइंट हैं, ठीक है, 3-3 पॉइंट पे आप बराबर हो। टेनिस खेलते हैं, आपने देखा होगा टेनिस को, जैसे नोवाक जोकोविच हैं, अभी नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ASW के नाम से, आपने सुना होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद में आपका विंबलडन, फिर उसके बाद में होता है आपका कौन सा होता है, विंबलडन, उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, और एक और होता है वो मैं भूल रहा हूं, चलो छोड़ो। 3-3 अंक होते हैं इसमें। 3-3 अंक अगर आपके बराबर हो जाएं, बराबर होने के बाद आप चौथे अंक के लिए खेलोगे, तो चौथे अंक के लिए जब एक पॉइंट होता है तब उसे 15 में काउंट करते हैं, दूसरा पॉइंट होता है तब उसे 15 में काउंट करते हैं, तीसरा पॉइंट होता है तो उसे 10 में काउंट करते हैं, और इसके बाद जब चौथा होता है तब आपका क्या होता है, तब आपका बोनस पॉइंट होता है, और आप बोनस पॉइंट से जीत जाते हो।
ठीक है, ये चीज रहेगी। अगर दूसरा खिलाड़ी भी क्या करेगा, 15-15 दोनों के बराबर हो जाएं, 15-15 दोनों के बराबर हो जाएं और 10-10 दोनों के बराबर हो जाएं, यानी एक पॉइंट इसने कर दिया, एक पॉइंट इसने कर दिया, इस तरीके से 3 पॉइंट जो हैं वो आपके बराबर हो जाएं, फिर चौथा पॉइंट आपको करना होगा। यानी इसका मतलब है कि हमें चौथे पॉइंट के बाद में एक पॉइंट से तो आगे रहना है, और पांचवा पॉइंट इसलिए करना होगा क्योंकि हमें जीतना है चौथा पॉइंट। सिर्फ पंचायत करते हो। यहां पे देखो, यानी हम 3-3 पॉइंट जीत चुके हैं, अब मुझे चौथा पॉइंट जीतना है। इस चौथे पॉइंट के लिए हमारे पास में क्या होता है, पॉइंट और अदर पॉइंट होते हैं, वो इस तरीके से चलते हैं। पहले पॉइंट से आपको 15 अंक मिलेंगे, दूसरे पॉइंट से आपको 15 मिलेंगे, तीसरे से 10 मिलेंगे। जब ये 40 हो जाएंगे, यानी जब 40 हो जाएंगे उसके बाद में आपको बोनस पॉइंट मिलता है, और बोनस पॉइंट मिलने के बाद में आप एक पॉइंट और करते हो जिससे आपकी जीत हो जाएगी, तब आपका चौथा पॉइंट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाए कि दोनों ने बराबर पॉइंट कर लिए, इसने भी 15, अगले में फिर दोनों ने बराबर कर लिए, यानी दोनों के पॉइंट हो गए 40-40। अब ये 40-40 जब पॉइंट हो जाएंगे तब क्या होगा, तब इसको एक पॉइंट और ज्यादा करना होगा, यानी हम एक पॉइंट से आगे रहेंगे, फिर एक पॉइंट इसलिए करना होगा क्योंकि मुझे जीतना है, यानी हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करने होंगे। अब इस 2 पॉइंट को एक्स्ट्रा करने के बाद जीत होगी, तब आपका एक पॉइंट जुड़ेगा जिसका नाम है फोर्थ, यानी तब हम कहां जाके 4 पॉइंट पे आएंगे। लो, ये क्रिकेट पे आ गए। टेनिस को भाई टेनिस देखा करो, टेनिस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके यूएस ओपन किसने जीता, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। कभी ये ऐसा क्वेश्चन आया कि इसका सूर्य कुमार यादव ने कितना स्कोर बनाया, सूर्य कुमार यादव ने कितने कैच लिए, यहाँ पे आता है ग्रैंड स्लैम किसने जीत लिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। मिक्स्ड डबल्स किसने जीता है, मिक्स सिंगल किसने जीता, मेंस में किसने जीता, वुमेन्स में किसने जीता, बूम बूम बुमराह। चलो इसी पे रहो। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है कि 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूलैंड्स, ठीक है। इन्होंने तत्कालीन ज्ञात तत्वों, यानी उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स उन्हें ज्ञात थे उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, अपनी कहते हैं ना एक सारणी बनाई और उसके आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। तो अब उसे किसी के आधार पर माना गया था, कैसे आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ए आपको कहता है कि घटते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, बी कहता है घटती परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया, सी कहता है कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया, और डी कहता है बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश रसायनज्ञ यानी थे, केमिस्ट्रियन थे, जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स, 1866 में इन्होंने उस टाइम पे ज्ञात तत्व कितने थे, तो 62 ज्ञात तत्व थे। यानी हमारे पास में एलिमेंट्स कितने थे, 162 थे, और अब प्रेजेंट की बात करें तो 118 हैं। तो 62 तत्वों को इन्होंने क्या किया, संयोजित करने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उसको रखा और परमाणु द्रव्यमान के रूप में इसको व्यवस्थित किया, और उन्होंने देखा कि इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इनका जो 8वां पॉइंट होता है, यानी 8वां जो होता है क्या, यानी 8वां जो तत्व होगा उस तत्व के गुण जो होंगे वो क्या होंगे, 8वें तत्व के गुण जो होंगे वो समान मिले। और जैसे ही इनको ये समान मिले तो इन्होंने इसी आधार पर अष्टक नियम का नाम रखा, और इनके ही नाम से न्यूलैंड का अष्टक नियम जाना जाता है। और लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखते हैं ये जो व्यवस्था थी ये कैल्शियम तक, जो आपने देखा होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम जो आते हैं HHE LIBE BCNOF NAMG ALSI PSCl जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, वो आवर्त सारणी थी। वो आवर्त सारणी केवल तक कहां तक लागू की गई, ये कैल्शियम तक ही लागू हुई, और कैल्शियम तक ही लागू होने की वजह से ये जो है ये आगे जाके फेल हो जाती है। तो इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद के जो गुण थे वो 8वां गुण जो था वो समान नहीं हुआ। यानी 8 कैल्शियम से पहले के जितने एलिमेंट्स थे उनके गुण तो समान थे, लेकिन उसके बाद के जो थे वो उनके 8वें गुण जो है वो समान नहीं हो रहा था। 8वां तत्व का जो गुण था, उनकी प्रॉपर्टी थी, वो समान नहीं हो रहा था, जिसके बाद में इसको माना नहीं गया। आज के टाइम पे मेंडलीव की आवर्त सारणी चलती है, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 118 तत्व हमें ज्ञात हो चुके हैं, 18 उसमें वर्ग हैं, तो आप उनको पढ़ चुके होंगे। C4 चाउमीन। सर हम इस समय गर्मा गर्म जलेबी खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। हमारी तरफ में तो बस सुबह सुबह बनती है, 9-10 बजे के बाद में नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 12,
अब आता है हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल फेस्टिवल है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो अपनी परंपरा को ही लिए ही यानी अपने सांस्कृतिक उत्सव को ही मनाते हैं। तो इसमें क्या है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये अपनी यानी इनकी जो जनजाति होगी, अब ये किसी ना किसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता होगा। तो जो जनजातियां होती हैं अपने धर्म की, अपने जनजाति की, उनकी जो संस्कृति होती है, उनका जो कल्चर होता है, उनकी जो परंपराएं होती हैं, उनका यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। और इसे ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर अफन, बी फॉर ब्राह्मण, और कोई आ जाओ सी फॉर। सबका आ रहा है ए आंसर, बी फॉर बिहार। चलो, जो लोग ए के साथ हैं उनका आंसर सही है। ये उत्सव जो है, हॉर्नबिल उत्सव जो है, ये कहाँ का है? ये नागालैंड का है। और अगर ये नागालैंड का है तो कोई एक जनजाति से मनाती होगी। तो नागालैंड की एक नागा जनजाति है, नागा ट्राइब्स है। इन नागा ट्राइब्स के द्वारा अपनी संस्कृति, अपने कल्चर की, अपने परंपराओं का प्रेजेंटेशन किया जाता है। और ये 10 दिवसीय यानी ये कैसा है? ये 10 दिन का उत्सव है, तो 10 दिन मनाया जाता है। इसके अलावा इसे यहां पर त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इसे नागालैंड में त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह भी आप याद रखना कि किसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, तो वो हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागिन चल ठीक है, नागिन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 पर आते हैं मुंडारी नृत्य। तो एक बात याद रखना कि फेस्टिवल, नृत्य और आपका यहाँ पे सेंसस, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हर सेट में, पेपर में जितने भी सेट किए हैं, हर सेट में आपको कोई ना कोई डांस, कोई ना कोई आपका फेस्टिवल और कोई ना कोई सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो यहाँ पे आप स्टैटिक जीके में डांस वाला, इसके अलावा फेस्टिवल वाला, और तीसरा जो बनता है वो आपका क्या है? तीसरा आपका सेंसस। इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। क्लास पीछे चली गई तो भाई आगे कर लो। चलो, मुंडारी नृत्य कहां से संबंधित है, किस राज्य से है? ए आपके पास में उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी झारखंड और डी केरल। तो हमें बताना है कि झारखंड की ही जनजाति है। मुंडारी जो जनजाति है कहां की है? झारखंड की है। तो जिन लोगों ने झारखंड आंसर दिया है बिल्कुल सही है, सी फॉर चाउमीन, झारखंड, झारखंड, ठीक है, सी कर लिया कॉपी। तो यहाँ पे क्या है? मुंडारी नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी जनजाति है और जनजाति का नाम भी क्या है? मुंडारी जनजाति। तो मुंडारी जो जनजाति है इनके द्वारा ये डांस किया जाता है, इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है। जो शादियां होती हैं, त्योहार आते हैं, या फिर कोई कटाई का मौसम हो, उस टाइम पे ये अपने पारंपरिक नृत्य को करते हैं। तो जैसे शादियां आ जाएं, शादियों में करेंगे। शादियों के अलावा जैसे कोई त्योहार आने वाला हो, त्योहार मान लो कोई त्योहार और त्योहार आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें भी मुंडारी नृत्य किया जाता है। कोई भी फसल की कटाई की जा रही हो तब आपका मुंडारी नृत्य किया जाता है। और इसको करने वाले कौन होते हैं भाई? पुरुष होगा या फिर महिला होगी? तो ये दोनों ही करते हैं, पुरुष और महिला दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं? एक नृत्य करते हैं और नृत्य का नाम है मुंडारी नृत्य। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन हो गया। कोई चाउमीन लेके दे दो भाई इसे। किसको भाई? चलो, सपना सरोज तो अबे तुम्हें नहीं बोला डांस करने को, इनका है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो 1965 में हुई। ठीक है, अब जो 1965 में जो पंचवर्षीय योजना थी, वो एक पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1961 से 66 के बीच में। तो 1961 से 66 के बीच में जो आपकी परियोजना यानी जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन कहता है भाई 5वीं थी, बी कह रहा है तृतीय थी, तीसरा सी कहता है दूसरी थी और डी कह रहा है पहली थी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं से कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 1961 से लेकर 1966 के बीच में चली थी? और 1965 में इसी पंचवर्षीय योजना में एक आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया था। क्या आंसर होगा? सपना नाइस डांस। ए फॉर एप्पल आंसर आ गया हर्ष वर्मा का दूसरा, सत्येंद्र का कह रहे हैं तीसरा। तो आंसर आने लगे हैं। ये प्रिया कौन? ये लो, क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे हरित क्रांति का, हम यहाँ पे फसल बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कोई और ही बात चल रही है। चलो ठीक है,
ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है सी। तो यहाँ पे देखो ना ही सी आंसर गलत है। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1965 में, ये बता रहे हैं। लेकिन आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब चली थी? 1951 से 56 तक। अब ये 5 साल तो चलेगी, इसके बाद दूसरी आएगी, तो दूसरी आएगी वो 56 से 61 तक चलेगी कि नहीं चलेगी? 5 साल तभी तो होंगे। अब तीसरी जो चलेगी वही तो 61 से 66 तक चलेगी भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो 1965 में हरित क्रांति को लेके आया जाता है, और इसको लेके आने वाले कौन थे? यानी हरित क्रांति का जनक जिसे बोला जाता है, जिनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। और ये एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। और हाल ही में एम एस स्वामीनाथन को क्या दिया गया है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, उसका आंसर आपको बताना है। और एम एस स्वामीनाथन के द्वारा HYV सीड्स का यूज किया गया। अब ये HYV सीड्स क्या है? तो इसे कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो यहाँ पे उच्च आपके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ज्यादा। थर्ड स्टेज आया नहीं सर, आए नहीं थे? कौन नहीं आया था भाई? आया तो था, तभी तो मैं बता रहा हूं। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? यानी हमें उत्तर और पश्चिम की बात करनी है। तो आंसर आपके सामने, अफगानिस्तान पाकिस्तान की लगती है। बी कहता है म्यांमार और नेपाल की लग रही है। सी क्या कह रहा है? बांग्लादेश और म्यांमार की लग रही है। और डी कहता है चीन, भूटान और नेपाल की सीमा लगती है। तो आपको मालूम है कि स्थलीय सीमा के बारे में बात करूं तो स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है। मैं जब स्थलीय सीमा की बात करूं तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो आपकी कितने देशों से लगती है? 7 देश से लगती है। और 7 देशों के नाम आपको पता ही होंगे। सबसे ज्यादा की अगर पूछा जाता है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा किससे लगती है? तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है। और बांग्लादेश से अगर पूछा जाए कितनी लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है भाई 4096 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम किससे लगती है, तो सबसे कम जो लगती है वो आपकी किससे लगती है? वो अफगानिस्तान से लगती है। तो सबसे कम मान लिया मैंने अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से अगर सबसे कम लगती है तो कितने लगती है? तो वो 106 किलोमीटर लगती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्या? उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। तो ये आपका अगर इंडिया का मैप है इस तरीके से, ठीक है, तो अब मैं अगर मैं बात करूं तो यहां पे मान लो इस तरीके से दिशाएं होंगी। तो इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर नीचे होगा आपका साउथ, और ऊपर होगा नॉर्थ। हमसे पूछा जा रहा है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के, तो उत्तर और पश्चिम के बारे में। तो उत्तर पश्चिम में आपके कौन से आएंगे? एक आपका पाकिस्तान होगा इधर, और इधर आएगा आपका अफगानिस्तान। तो यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान। ये किस में आते हैं? उत्तर पश्चिम में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफगानिस्तान और भिखारिस्तान यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही है कि यहाँ पे केवल 2 ही देशों के साथ में हमारे उत्तर पश्चिम में सीमा लगती है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में लगती है। और आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, तो 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा आपके बांग्लादेश के साथ में लगती है, वो कितनी है? 4096। हाँ, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर लगती है, बिल्कुल। हर्ष भाई पता नहीं कहाँ चले गए। हर्ष भाई हतो हैं, हर्ष वर्मा, मुझे नहीं पता क्या। चलो, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो भारत अभी प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में वो भारत में स्थित नहीं है। ऐसा कौन सा शिलालेख है? ऑप्शन आपके सामने कि कांधार, बी है कलसी, सी है गिरनार और डी है मस्की। तो इनमें से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो भारत में स्थित नहीं है, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में वो भारत में नहीं है? कभी भारत में होता था लेकिन अभी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ रहा है मुझे नहीं पता, और सेवा राजपूत का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। सत्येंद्र ने बता दिया कंधार, और हर्षवर्धन बता रहे हैं राधे राधे। चलो, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कंधार जो है, कंधार का शिलालेख जो है वो अभी प्रेजेंट में कहां पर है? ये प्रेजेंट में अफगानिस्तान में। कंधार है कहां पर? ये अफगानिस्तान में है। ये कभी भारत में हुआ करता था, यानी अफगानिस्तान भी कभी भारत का पार्ट हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अफगानिस्तान में है। और ये ऐसा शिलालेख है, ये कैसा शिलालेख है? द्विभाषी। अब इस द्विभाषी का मतलब क्या है? 2 भाषाओं में लिखा गया है। 2 भाषाओं में लिखा गया है, तो इसका मतलब कौन सी भाषा होंगी? तो यहां पे एक भाषा जिसका नाम है ग्रीक,
और दूसरी भाषा है अरमाइक। तो यहाँ पे दो भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में कंधार शिलालेख को लिखा गया, और ये मौर्यकालीन है। तो आप जानते हैं कि शिलालेख का सबसे ज्यादा यूज किसने किया, वो आपके अशोक ने किया, और अशोक ने यहाँ पे आपने बहुत सारे शिलालेख लिखे हैं जो भारत में भी मिलते हैं। सर आंसर दिखाने क्या, हाँ नहीं दिखा होगा, निकल गया होगा, पता नहीं है। अशोक, बिल्कुल सत्येंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? अब एक बात याद रखना, एक चीज मैं यहां पे नोटिस करूं, आपने एक चीज देखी होगी, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, और पूछा कब का गया है, 2018 के लिए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो पुरस्कार जो होते ना, जो अवार्ड होते हैं ना, तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पुराने भी पूछ लिए जाते हैं, यानी 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन मैंने इस सेट में देखे हैं। तो यहाँ पे आंसर पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऐसा कौन है इनमें से जिससे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा तपन कुमार पटनायक। क्या आंसर होगा? तपन कुमार पटनायक। अब आपसे पूछा जाए किस में मिला, तो एक क्या करते हैं भाई, ये छऊ डांस करते हैं। कौन सा डांस करते हैं? छऊ डांस करते हैं, और ये एक तरीके का पारंपरिक नृत्य होता है। ये कहाँ होता है? ये उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है, अगर मैं बात करूं 2018 में इन्हें मिला, लेकिन यहां पे याद रखना कि भारत में अभी जो संगीत नाटक अकादमी 2024 की अगर मैं बात करूंगा, तो 2024 में जो पुरस्कार मिला है, ये कितने लोगों को मिला है? 2024 में ये 94 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 94 लोगों को मिला है। ये बात आप याद रखने का, यानी अब ये 94 लोग हुए कैसे? क्योंकि 2022 और 2023 के लिए यहां पे 2024 में पुरस्कार दिए गए, यानी 22 वाले लोग भी इसमें शामिल हैं और 23 वाले लोग भी शामिल हैं, और 2024 में इनको पुरस्कार दिया गया है। इसलिए टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 94 है। हाँ जी, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का ये डांस होता है जिसका नाम है छऊ। और यहाँ पे याद रखना, अगर पुरुलिया छऊ है, छऊ में भी देखो पुरुलिया छऊ है तो वो बंगाल का है, अगर वो मयूरभंज छऊ है तो वो उड़ीसा का है, अगर वो सराइकल है, सराइकल छऊ है, तो वो है आपका झारखंड का। तो छऊ में भी आपके 3 टाइप हैं, पुरुलिया, मयूरभंज और सराइकल। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, हाँ 3 टाइप ऑफ है। नेक्स्ट आ रहा है भाई, बिल्कुल आएगा नेक्स्ट, क्यों नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2026। अब आगे आपका 2026 के लिए, तो इनमें से एशियाई खेलों की मेजबानी किसे मिलने वाली है? ऐसा कौन सा देश है जिसे एशियन गेम्स का होस्ट बनाया जाने वाला है 2026 में? सर ने छऊ किया है, छऊ तो नहीं, छैया छैया जरूर किया है। कतर, आंसर आ रहा है कतर। ए है आपका जापान, बी है थाईलैंड, सी है कतर और डी है चीन। तो जो लोग यहाँ पे क्या है कतर को बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सपना का आंसर आ गया जापान, बिल्कुल। अब आंसर जो आया है वो जापान सही है। तो 2026 में जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? जापान में होने वाला है। और याद रखना कि जापान में 2 बार एशियन गेम्स हो चुके हैं। एक हुआ था 1958 में, यानी जापान में 2 बार हो चुका है, तीसरी बार होस्ट करने वाला है। 1958 में हुआ था, और 1958 के बाद में इसको 1994 में हुआ था। 1994 में जो जगह थी उसका नाम था हिरोशिमा, जहां पे आपने देखा होगा परमाणु बम का हमला हुआ था। 1958 में ये टोक्यो में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिरोशिमा पर परमाणु हमला कब हुआ था, तो वो कौन सी डेट थी जहां पर हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया गया था? गई भैंस पानी में, किसकी? ऐड आगे। अच्छा, बिना देखे दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो 2026 में हुआ था, हर 4 साल बाद होते हैं। चलो बताओ 2022 में एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? 2022 में जो एशियन गेम्स हुए थे ये कहाँ हुए थे? इसका आंसर दो। 2026 में तो हमने सबने बता दिया कि ये है आपका जापान में। तो 2022 के एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग प्रिया किशोरी। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। सर आप इतना सब कैसे याद रख लेते हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, हमें नहीं रहता है। ये होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन, बार बार पढ़ना। अब ये एक ही टॉपिक को 2 2 3 3 4 4 बार पढ़ लेते हैं, दिमाग में रह जाता है बस। चाइना में, हाँ बिल्कुल सपना सरोज, आंसर आ गया
चाइना। और मैंने आपको बताया कि देखो, चीजों को याद करना नहीं होता, चीजों को रिवीजन करना होता है, रिवाइज करना होता है, दूसरा होता है लिंक करना। अगर 2026 की बात आ रही है तो मैंने 2022 पूछा, यानी 4 साल पहले भी हुआ है, तो 4 साल पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। तो लिंक कर लो, एक दूसरे से चीजों को लिंक कर लोगे, आपको याद रहने वाली हैं चीजें। केवल उसी उसी को पढ़ते रहोगे तो वो हमारे लिए एक नया टॉपिक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? पंडित रविशंकर जो हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ए है वो सारंगी बजाते थे, बी कह रहे हैं सरोद, सी कह रहे हैं वीण, और डी कहता है भाई सितार बजाते थे। तो आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर जो है इनमें से क्या बजाते थे? शिव भाई क्या लिखा है? शिव भाई ने मुझे नहीं पता क्या लिखा, सरोद बताया है। प्रिया किशोरी ने आंसर बताया ऑप्शन नंबर बी। सपना सरोज का डी आया है। तो जो लोग यहाँ पे डी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ये हो गया हैंग। अब करते हैं थोड़ा सा वेट। ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर सितार को बजाते थे। ठीक है, बिल्कुल ऋतु कुमारी का सही है, सितार वादक थे ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी इस सेट का भी आखिरी क्वेश्चन है। 2024 को चौथी शिफ्ट में जो हुआ था 20 क्वेश्चन आए थे और 20 क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताना है, जल्दी से आप आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया था। यानी चैटबॉट का मतलब है जहां पे हम मतलब बोट चैटिंग करता है, जहां पे हम उससे कुछ पूछते हैं वो तुरंत उसका आंसर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे आपके, चाहे वो आप व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो, सबसे ज्यादा चैटबॉट का यूज आपने टेलीग्राम पे देखा होगा कि बोट जो बनता है उस पर आपने जैसे ही डाला हाय, तो हाय के बाद में गुड जो भी आपका वेलकम वगैरह सब सारी चीजें अपने आप लिखी आती हैं, फिर आपको क्या चाहिए वो सारी चीजें पूछ देता है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके जो आपके सुझाव, आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के इसमें आंसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि किसानों को पीएम किसान योजना से, यानी पीएम किसान जो योजना लॉन्च की गई थी उससे संबंधित अगर कोई सवाल उठता है तो उनकी शिकायतों के लिए, उनका सॉल्यूशन देने के लिए एक चैटबॉट को लॉन्च किया गया। ए कहता है किसान ई योजना को लॉन्च किया गया, बी कहता है किसान ई संदेश को लॉन्च किया गया, सी कह रहा है किसान ई समाधान, और किसान ई मित्र। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? जो एआई चैटबॉट है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कहते हैं, और पीएम किसान एआई चैटबॉट के नाम से जाना जाता है। यानी पीएम किसान का मतलब है कि पीएम किसान स्कीम का एआई चैटबॉट, जिसका नाम क्या है? आंसर आ चुका है किसान ई संदेश, बी बताया है। प्रिया का आंसर बी है, सत्येंद्र बता रहे हैं 2019। और पीएम किसान, हाँ पीएम किसान योजना 2019 में आई थी। चित्रांशी चौहान का आंसर सी है। तो जो लोग आंसर सी के साथ में है, अब यहाँ पे आपने इस वर्ड को यूज कर लिया कि भाई समाधान जो दे रहा होगा तो इसका मतलब क्या है? किसान ई समाधान होगा। लेकिन समाधान देने वाला कौन होता है? दोस्त होता है समाधान देने वाला। कहते हैं ना गोबर दिमाग वाला भी दोस्त हमारे समाधान दे के चला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ऑप्शन डी आंसर सही होगा, किसान ई मित्र, यानी किसानों का इलेक्ट्रॉनिक मित्र, फ्रेंड, जो क्या करेगा? पीएम किसान से संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी या उससे जितने भी क्वेश्चंस आपके समझ में पूछना है आप उससे पूछ सकते हो, वो उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। तुक्का लगा दो सर आप भी, मैंने भी तुक्का लगा दिया भाई। ओरी मैया चलो, हाँ बिल्कुल ऋतु कुमारी, भाई ऋतु कुमारी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रिया किशोरी ने अब आंसर सही दिया है। तो यहाँ पे किसान ई मित्र है जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, पीएम किसान एआई चैटबॉट के जैसे नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये करता क्या है? तो ये समाधान देता है, आपके क्वेश्चन के आंसर इसमें देता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना जो आई थी इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कब लॉन्च की गई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे देता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करिएगा, फिर भी आंसर आपको देने हैं। गलत तुक्का पड़ गया मुक्का। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। फिर आपकी क्लास अगले सेट को लेके, यानी जो आपका 20 फरवरी के बाद में जो पेपर हुआ था उस सेट को लेके आएंगे और उस सेट के क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे कितने सही जा रहे हैं और हमारे में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं
और ये क्लासेस रोजाना होती हैं। एसएससी जीडी के लिए जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर लगाना है तो आप हमारी क्लास में 12 बजे जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको जीएस यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। बाकी आपका जो मैथ्स पढ़ना है या फिर हिंदी पढ़ना है तो उसकी क्लास आपकी 9 बजे से हिंदी रहती है और 10 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास होती है। बाकी इसके अलावा भी कोई अगर टॉपिक पढ़ने हैं तो आपको पता है आरओ के लिए यहाँ पे पूर्वावलोकन की सीरीज चलाई गई, जो कि अखिल सर के द्वारा ली जा रही है, हिस्ट्री उसमें पढ़ाई गई है। और शाम को रेलवे की क्लासेस चलती हैं जो आपको 6 बजे से मिलती हैं। 6 बजे जो क्लास चलती है वो आपको जीएस की क्लासेस मिलती हैं और उसको पढ़ाते हैं आपके ललित सर। और उसके बाद में जो क्लास चलती है वो मैथ्स की चलती है, जो 7:30 बजे चलती है। और 9 बजे मेरे द्वारा साइंस की क्लासेस चलती हैं, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो जैसी तरीके से हिंदी नहीं हो रही है, हाँ सर की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पे तबीयत सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है, क्योंकि वायरल चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो जिस वजह से कभी कभी क्या एक से दूसरे पे लग रहा है, मुझे हुआ तो मुझसे हिंदी वालों को लग गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वायरल चल रहा है, तो जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो जब आएंगे तो आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको शाम को 9 बजे। उसके बाद में इसी क्लास में फिर शाम को कल जिसकी सुबह हुई है या दोपहर हुई है उसको हम दोपहर या सुबह 12 बजे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।